दोस्तों, सामान्य अध्ययन के मेरे इस चैनल बीसी लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रस्तुत वीडियो के माध्यम से मैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपनी पहली अध्ययन सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस वीडियो में हम लोग भारत की मौद्रिक नीति विषय पर चर्चा करेंगे। इस क्रम में हम लोग मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन और मुद्रा अपस्फीति या डिफ्लेशन के संबंध में भी एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे ताकि इस विषय को समझने में आसानी हो। इसके अतिरिक्त मौद्रिक नीति निर्धारण के उपकरणों पर भी चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ हम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2021-22 की तृतीय तिमाही के लिए घोषित मौद्रिक नीति के मुख्य अभिलक्षणों पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह अध्ययन सामग्री प्रारंभिक एवं मुख्य दोनों ही परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, मौद्रिक नीति क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? तो एक सामान्य परिभाषा के अनुसार वह नीति जिसके माध्यम से किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा बाजार में वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने तथा अर्थव्यवस्था के विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को नियमित और नियंत्रित किया जाता है, उसे उस देश की मौद्रिक नीति कहा जाता है। तो इस परिभाषा में जो मुख्य तथ्य उभर करके बाहर आता है वह है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों का नियंत्रण और अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना। और ये दोनों ही कार्य, ये दोनों ही उद्देश्य की पूर्ति जो होती है वह बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को नियमित और नियंत्रित किए जाने पर निर्भर है। आगे बढ़ें। इस विषय को समझने से पहले थोड़ा हम लोग मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन पर एक नज़र डालते हैं कि इन्फ्लेशन वस्तुतः है क्या। तो दोस्तों, मुद्रास्फीति वस्तुतः बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में बढ़ोतरी होने की एक स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। इसमें बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिससे मुद्रा के मूल्य में, वैल्यू में कमी आ जाती है। तो वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में बाजार में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि, यह मुद्रास्फीति होती है। इसके कारण बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में बढ़ोतरी हो जाती है। तो यह कई कारणों से हो सकती है, जैसे बाजार में अचानक से मुद्रा प्रसार अर्थात मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाने से हो जाती है। इसके अतिरिक्त वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन लागत में वृद्धि होने से भी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, या फिर बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति बाधित होने से भी हो जाती है। तो बाजार में मुद्रा का एकाएक प्रसार कैसे हो सकता है? जैसे एकाएक जो है सो लोगों के वेतन में वृद्धि हो जाए, या फिर रोजगार के नए अवसरों का सृजन हो जाए, या फिर बैंकों से लोगों को आसानी से ऋण प्राप्त होने लगे। इससे बाजार में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। इसी तरह उत्पादन लागत में अगर वृद्धि होती है, वस्तुओं के उत्पादन लागत में, तो भी जो है सो वस्तुओं के मूल्य जो है सो बढ़ जाएंगे। तो उत्पादन लागत में वृद्धि कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कच्चे माल के दामों में बढ़ोतरी हो जाए, सरकार टैक्स बढ़ा दे, तो इससे उत्पादन लागत में वृद्धि होगी। नतीजतन बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होने लगेगी। इसी तरह परिवहन साधनों का जो है सो अगर परिवहन सेवाएं बाधित हो जाए, जैसे कि पेट्रोल डीजल के मूल्यों में बढ़ोतरी से इसका मूल्य भी जो है सो उत्पादन लागत में जुड़ जाता है, या फिर भंडारण की कमी हो जाए, या फिर जमाखोरी हो जाए, जमाखोरी होने लगे, कालाबाजारी होने लगे, इससे भी बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है। तो इस आधार पर मुद्रास्फीति
मुख्य रूप से 3 प्रकार की हो सकती है। इसे आगे देखते हैं। जैसे मांग जनित मुद्रास्फीति, अर्थात लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। अगर लोगों के वेतन वृद्धि होने के कारण तो डिमांड बढ़ जाता है, वस्तुओं एवं सेवाओं का डिमांड बढ़ता है, तो ऐसे जो वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है वह मांग जनित मुद्रास्फीति कहलाती है। इसी प्रकार उत्पादन लागत में बढ़ोतरी होने से जो मूल्य वृद्धि वस्तुओं एवं सेवाओं की होती है उसे लागत जनित कॉस्ट पुश फैक्टर कहा जाता है। इसी प्रकार संरचनात्मक मुद्रास्फीति एक कहलाती है, स्ट्रक्चरल फैक्टर जो होता है, अर्थात जमाखोरी, कालाबाजारी, परिवहन सेवाओं का बाधित हो जाना या फिर जो है सो भंडारण की कमी, इन सब चीज़ों से जो मुद्रास्फीति आती है अर्थात वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में जो वृद्धि होती है उसे संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहा जाता है। कारण चाहे जो भी हो, मुद्रास्फीति का जो अभिलक्षण है वह है कि वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य अथवा उनकी कीमत का बढ़ जाना और मुद्रा के मूल्य अर्थात उसके वैल्यू में कमी का आ जाना। तो ये जो स्थिति होती है इसे मुद्रास्फीति की स्थिति कहते हैं। दोस्तों, इस विषय पर एक विस्तृत विवरण मैं अपने एक अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। मौद्रिक नीति को समझने के लिए इसकी जानकारी जरूरी थी, इसलिए मैंने इस विषय पर एक अध्ययन सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इस बात को थोड़ा हम और बेहतर तरीके से समझ लें कि मान लीजिए कि एक स्थानीय बाजार में चीनी की आपूर्ति 100 किलोग्राम है। इस बाजार से 50 परिवार चीनी की खरीद करता है। प्रत्येक परिवार की चीनी की आवश्यकता 3 किलोग्राम है, लेकिन अपनी क्रय शक्ति के आधार पर वह 2 किलोग्राम चीनी खरीदने में ही सक्षम है। अगर चीनी की कीमत 1 रुपया प्रति किलोग्राम है तो प्रति परिवार चीनी पर 2 रुपये खर्च करता है। अब इस परिस्थिति में थोड़ा बदलाव आ जाता है। मान लीजिए कि प्रत्येक परिवार के आय में एकाएक वृद्धि हो जाती है और उसकी क्रय शक्ति में वृद्धि के फलस्वरूप वह 1 किलो अधिक चीनी का मूल्य दे पाने में सक्षम हो जाता है। इससे बाजार में चीनी की मांग 50 गुने 3 अर्थात 150 किलोग्राम हो गई। लेकिन उत्पादन अगर स्थिर है तो बाजार में आपूर्ति मात्र 100 किलोग्राम की ही हो रही है। तो परिणाम ये होगा कि बाजार में चीनी का स्टॉक समाप्त हो जाएगा और कुछ परिवारों को चीनी नहीं मिल पाएगी। इस परिस्थिति से 2 तरीके से निपटा जा सकता है। एक कि चीनी के उत्पादन को बढ़ा दिया जाए और 150 किलोग्राम चीनी की आपूर्ति बाजार में की जाए, जो एकाएक कर पाना संभव नहीं है। दूसरा कि प्रति किलो चीनी के मूल्य में बढ़ोतरी कर दी जाए। यह बढ़ोतरी अपने आप हो जाएगी। अब नए परिदृश्य में परिवर्तन यह है कि पहले चीनी की कीमत 1 रुपया प्रति किलोग्राम था, तो प्रत्येक परिवार 2 रुपये चीनी पर खर्च करता था। अब 3 रुपये में 2 किलो चीनी बेची जाएगी, अर्थात अब चीनी की कीमत 1 रुपये से बढ़कर के 1.5 रुपये प्रति किलो हो गई। तो इस तरह से मुद्रा के मूल्य में, वैल्यू में कमी आई। उम्मीद है कि आप इस स्फीतिकारी तथ्यों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसे इस ग्राफ से समझ लें कि मुद्रा का प्रसार हुआ, लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई, लेकिन उत्पादन के स्थिर होने के कारण मुद्रा के मूल्य में कमी आई। यह स्थिति मुद्रास्फीति की स्थिति है। तो मुद्रास्फीति चाहे किसी भी कारण से उत्पन्न हुई हो, उसमें बाजार में जो वस्तु और सेवाएं हैं उनकी तुलना में मुद्रा की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है। आगे बढ़ें। एक दूसरा टर्म आता है मुद्रा अवस्फीति या मुद्रा अपस्फीति, डिफ्लेशन। यह मुद्रा स्थिति के ठीक विपरीत की स्थिति है, जिससे बाजार में मुद्रा का संकुचन होता है और वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में गिरावट आती है। इससे उत्पादन प्रभावित होता है, क्योंकि क्रय शक्ति में कमी आने से
उत्पादन निश्चित रूप से प्रतिकूलता से प्रभावित होगा। तो दोस्तों, दोनों ही स्थिति, अत्यधिक मुद्रास्फीति और अपस्फीति, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, अगर अत्यधिक है तो दोनों ही स्थिति में अर्थव्यवस्था के लिए यह घातक होता है। अतः अर्थव्यवस्था के विकास के लिए यह नितांत आवश्यक है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन और बाजार में उनकी आपूर्ति को सुनिश्चित करते हुए मुद्रा के प्रसार को नियंत्रित रखा जाए। अतः देश का जो केंद्रीय बैंक होता है, भारत के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिजर्व बैंक यह काम करता है। तो देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा बाजार में मुद्रा के प्रसार को नियमित और नियंत्रित कर अर्थव्यवस्था के विकास की गति को बनाए रखना, यही इस संबंध में जो नीति बनाई जाती है वही मौद्रिक नीति कहलाती है। उम्मीद है कि इस तथ्य को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह कैसे जो है सो मौद्रिक नीति का निर्माण करता है। तो दोस्तों, इसके लिए मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, MPC, इसका गठन किया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन करते हुए भारत सरकार ने 27 जून 2016 को एक 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति या MPC का गठन किया। इसका कार्य ब्याज दर निर्धारण को उपयोगी एवं पारदर्शी बनाना है। मौद्रिक नीति के निर्माण का कार्य इस समिति को सौंप दिया गया है। अब इस समिति के 3 सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक के होते हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक का अध्यक्ष इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। इसके साथ साथ जो रिजर्व बैंक के, भारतीय रिजर्व बैंक के उपाध्यक्ष और एक अन्य अधिकारी इस समिति के सदस्य होते हैं, जबकि 3 सदस्य जो होते हैं वो बाहरी होते हैं और इनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तो यह 6 सदस्यीय समिति है, मौद्रिक नीति समिति। समिति का जो निर्णय होता है सभी सदस्यों के बहुमत से होता है, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष को दूसरा और निर्णायक मत, कास्टिंग वोट का अधिकार होता है। तो मौद्रिक नीति समिति से संबंधित अगर शॉर्ट नोट्स आते हैं तो आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। अब यह समिति त्रैमासिक आधार पर अपने 6 प्रमुख उपकरणों के माध्यम से मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है। टूल्स, 6 प्रमुख उपकरण हैं, टूल्स हैं, जिसके माध्यम से मौद्रिक नीति का निर्धारण होता है। ये कौन कौन है, आइए इन्हें देखते हैं। तो पहला है नगद आरक्षण अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। सभी अनुसूचित बैंकों को अपने सकल पूंजीगत जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद रूप में जमा करना होता है और इस पर रिजर्व बैंक इन बैंकों को कोई भी ब्याज नहीं देता है। तो इसे आप जान लें। इसका उद्देश्य यह है कि यदि बैंक दिवालिया हो जाता है या फिर किसी अन्य कारणों से यदि सभी जमाकर्ता जो हैं बैंक के वो एक साथ बैंक में जमा रकम को निकालना शुरू कर दें तो बैंक को असुविधा नहीं हो। इस स्थिति के लिए रिजर्व बैंक नगद आरक्षण अनुपात के तहत बैंकों में जो जमा राशि है उसका एक निश्चित प्रतिशत अपने पास जमा करवाता है। इसके साथ साथ इसका उद्देश्य यह भी होता है कि CRR के, नगद कैश रिजर्व रेशियो में के अनुपात में जब वृद्धि होती है तो बैंकों के पास पूंजी की कमी होगी। एक उद्देश्य यह भी है, इसे आप भली भांति समझ लें कि CRR के अनुपात में वृद्धि होती है तो बैंकों के पास पूंजी की कमी होगी और बैंकों के ऋण प्रदान करने की क्षमता कम होगी। अगर मार्केट में, बाजार में अगर मुद्रा का प्रसार अत्यधिक हो गया है तो इस कारण बैंक चूंकि लोगों को लोन न दे सकें या कम लोन दें, इसके लिए रिजर्व बैंक CRR के अनुपात में वृद्धि कर देता है।
तो जो भी जमा रकम है बैंकों के पास, उसकी अधिक मात्रा रिजर्व बैंक अपने पास आरक्षित करवा लेता है। इससे बैंकों के पास पूंजी की कमी होगी, बैंक ऋण नहीं दे पाएंगे, इससे मार्केट में मुद्रा का प्रसार नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ें। दूसरा जो टूल है उपकरण, सांविधिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके अंतर्गत अनुसूचित बैंकों को अपने सकल पूंजीगत जमाओं का, जितनी भी पूंजीगत जमाएं हैं उसके पास एक निश्चित प्रतिशत स्वयं के पास सोना के रूप में या सरकारी प्रतिभूति के रूप में अपने पास आरक्षित रखना होता है। तो इसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। इसी प्रकार जो तीसरा टूल है बैंक दर, बैंक रेट, यह वह ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। इसे आप समझ लें। इसी प्रकार चौथा जो टूल है वह रेपो दर अर्थात रेपो रेट कहलाता है। यह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण जो है सो प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। रिवर्स रेपो रेट या रिवर्स रेपो दर, यह वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण प्रदान करते हैं। वाणिज्यिक बैंक भी भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं, तो जिस दर पर वो ऋण देते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। छठा जो टूल है उपकरण है सीमांत अस्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यह ब्याज दर जिस पर अनुसूचित बैंक आपातकाल में अपने सरकारी प्रतिभूतियों के एवज में भारतीय रिजर्व बैंक से अल्पावधि ऋण प्राप्त कर सकते हैं, उसे सीमांत अस्थायी सुविधा कहा जाता है। तो दोस्तों ये 6 मुख्य उपकरण हैं या टूल्स हैं जिनके आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है। आगे बढ़ें। इसमें एक टर्मिनोलॉजी यह आता है चल निधि समायोजन सुविधा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसे आप समझ लें कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को दी गई एक ऐसी सुविधा है जिसके अंतर्गत रेपो दर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को शामिल किया जाता है, जिनकी दरों पर नियंत्रण करके भारतीय रिजर्व बैंक बाजार में उपलब्ध मुद्रा को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो चल निधि समायोजन सुविधा में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को शामिल किया जाता है। उम्मीद है कि शायद आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं हो। आगे बढ़ें। अब वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही के लिए 8 अक्टूबर 2021 को रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति की घोषणा की, जिसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं उसे आप देख लें। कि चल निधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो दर को पूर्ववत 4% पर रखा गया है, पहले से आ रहा है ये। रिवर्स रेपो रेट जो है उसको भी अपरिवर्तित रखते हुए इसे 3.35% पर ही रखा गया है। नगद आरक्षित अनुपात इसको 4% रखा गया है। सीमांत अस्थायी सुविधा को 4.25% पर ही यथावत रखा गया है। बैंक दर को भी 4.25% पर यथावत रखा गया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सांविधिक तरलता अनुपात को भी पूर्ववत 18% पर ही यथावत रखा गया है। तो ये तृतीय तिमाही के लिए जो रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति है उसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त इस मौद्रिक नीति के अंतर्गत कुछ अनुमान भी लगाए गए हैं, जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के वर्ष 2021-22 की प्रथम छमाही में 8.3% और इस तीसरी तिमाही में 6% का अनुमान लगाया गया है। और इस आधार पर वर्ष 2021-22 में समग्र सकल घरेलू उत्पाद
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है जीडीपी, इसके 10.5% रहने का अनुमान लगाया गया है, 10.5%। इस आशाजनक अनुमान का आधार है कि इस वर्ष अच्छी मानसूनी वर्षा हुई है, इसके कारण कृषि क्षेत्र में विकास की संभावना है। दोस्तों, कृषि के विकास पर भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अधिक निर्भर करती है, तो इस वर्ष मानसूनी वर्षा के अच्छे होने से उम्मीद है कि कृषि क्षेत्र में विकास होगा। इसके अतिरिक्त कोविड मामलों में गिरावट तथा कोविड टीकाकरण के व्यापक प्रसार के कारण संपर्क गहन सेवाओं, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज जैसे होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटन, विमानन सहायक सेवाओं, तो इसके मांग बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है। और तीसरा कि केंद्रीय बजट 2021-22 में स्वास्थ्य कल्याण, आधारभूत ढांचा और नवप्रवर्तन तथा अनुसंधान आदि क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। तो ये अनुमान, जो आशाजनक अनुमान लगाया गया है, इस आधार पर लगाया गया है। आगे बढ़ें। वित्तीय वर्ष 2020-21 में मुद्रास्फीति की दर को 5.1% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। और एक अन्य महत्वपूर्ण बात आप जान लें कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3 सितंबर 2021 तक $642.453 बिलियन हो गया है, $642.453 बिलियन। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इसके सामने बने बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी अगली प्रस्तुति की सूचना आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।